stability of coordination compounds। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिखा हुआ है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज। जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना छोटा साइज होगा उतना हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी तो हर जगह था, लैटिस एनर्जी के लिए भी था, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर। जितना ज्यादा हाई चार्ज डेंसिटी उतना वो लिगेंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो जो लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, फाइजान्स रूल, हर जगह जो था चार्ज डेंसिटी, वही पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। यही होगा ना। हाई चार्ज डेंसिटी मतलब उसके लिगेंड क्लोजली उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे तो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज हो, जैसे CO2 प्लस और CO3 प्लस, तो किसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, CO3 प्लस। आज तो लेक्चर के बाद मूवी में फ्री नहीं हूँ, तो मैं बात करना है नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर लेना। आज जस्ट 11:30 में मैं एग्जैक्ट छोड़ूंगा, मुझे बाहर जाना है तुरंत। इवनिंग में कॉल कर लो मुझे, जिसको भी बात करना है तुम इवनिंग में कॉल कर लो मुझे। इवनिंग में तुम लोग कभी भी कॉल कर सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन मत सोचो, एनी टाइम यू कैन कॉल। तो इवनिंग में कॉल कर लो, आफ्टर 7 o'clock मैं फ्री रहूंगा। और किसी को भी बात करना है तो 7 बजे के बाद कॉल करके बात कर लिया करो। सारे टीचर से बात करते रहो, तुम्हें आइडिया रहेगा क्या करना है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज डेंसिटी है ना। तो चार्ज डेंसिटी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे K4Fe6 और K3Fe6 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। K4 में चार्ज +2 है, इधर +3 है, तो सोचो Fe3 प्लस वाले के पास Cn माइनस आया होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुआ होगा ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ऐसे ना। तो ये चार्ज ही ज्यादा है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया। वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लैटिस एनर्जी होती है। यहाँ भी चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन दिखेंगे स्टेबिलिटी वाले, तो कौन सा हो गया आंसर, +3 वाला। CO2 प्लस से ज्यादा CO3 प्लस, यही होगा ना। उसमें उसने दोनों K4 ही लिख दिया, बट जो नोट्स में है दूसरा वाला जो राइट हैंड साइड वाला K3 है, चार्ज सही लिखा है +3। K4Fe6 और दूसरा K3Fe6 है। इसमें क्या होगा, जैसे CONH3 6, लिगेंड वही रखा, सेंट्रल मेटल की बात कर रहा हूं मैं, 3+, और एक हो गया CONH3 6 2+। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3+ इज मोर स्टेबल देन 2+, यही है ना। ओके, नेक्स्ट में देखो। दूसरा पॉइंट क्या था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। हाँ, अब लिगेंड की एक डोनेट करने की भी कैपेबिलिटी है, तो सेंट्रल मेटल पे चार्ज पे आ गया। अब लिगेंड कौन सा उस पर मैटर करेगा, तो जो CFT थियरी देखा हम लोगों ने, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो ज्यादा स्टेबल करेंगे देन वीक फील्ड लिगेंड। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेस नेचर ऑफ लिगेंड्स। मतलब MCN-, M के साथ साइनाइड ले लो तो ये तो CN-, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, इज ग्रेटर देन M NH3X +-M, ऐसे होगा ना। So more basic a ligand, greater is the
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी, सो मोर द स्टेबिलिटी। एक ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अब एक चार्ज डेंसिटी हो गया था। नाउ इसमें क्या होगा, अब एक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पॉइंट। ये बुकलेट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग लिगेंड। अभी चिलेटिंग लिगेंड क्या है, कीलेटिंग या चिलेटिंग दोनों चलता है इसमें। ओके, क्या था बताओ। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना। Cn माइनस स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है देन व्हाट, NH3 माइन NH3 पे न्यूट्रल है, और Cn माइनस निगेटिवली चार्ज है, तो स्ट्रांगली डोनेट किया। तो जितना ज्यादा स्ट्रांगली डोनेट किया उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आई। हाँ, साइक्लिक चेन जो बना दे, राइट। जो साइक्लिक चेन बनाए वो चिलेटिंग लिगेंड से, तो या कीलेटिंग लिगेंड, इसमें दोनों होता है। जैसे वहां पे चाइरल चिरल चिराल और कायरल में कायरल होता है ना, चिरल चिराल वगैरह नहीं होता, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। इसमें भी दोनों बोलते हैं, चिलेटिंग कीलेटिंग। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये जो लिगेंड हो गया डेंट, तो जैसे M के साथ एग्जांपल दिया हुआ, MnH3 6 3+, इससे ज्यादा स्टेबल पड़ जाएगा Cr, M की जगह Cr ले लो, NH3 4 En, एक En आ गया ना। हाँ, तो एक En ज्यादा स्टेबल करेगा देन, इससे ग्रेटर आएगा Cr En ट्वाइस, दो दो किलेटिंग ले गए है ना, NH3 ट्वाइस 3+, ग्रेटर देन Cr En थ्राइस 3+। हाँ, ये क्लियर हो गया। और एक फोर्थ रूल है, इरविंग विलियम रूल ऑफ स्टेबिलिटी। ये चारों रूल इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं ना, डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन दिखते रहेंगे। इरविंग रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इरविंग विलियम ऑर्डर, इन द पीरियड साइज क्या होगा, डिक्रीजेस, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, सब पे मान लो 2+ चार्ज ले लिया, तो SC TI VCr, ये ऑर्डर तो याद ही होगा, MnFeCO है ना। तो यहां से यहां जाने में साइज डिक्रीजेस फॉर सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस मतलब जैसे Mn2+, से ज्यादा स्टेबल क्या करेगा, Fe2+, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, देन Cu2+, देन Ni2+, देन Cu2+। क्यों, इसका आयोनिक साइज की बात करें जो कि लर्न नहीं करना है, तो वो डेटा यहाँ पे है 0.91, 0.83, 0.82, 0.72, 0.69। तो चार्ज डेंसिटी इधर क्या होगा, इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, ये क्लियर हो गया ना कैसे किया। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है इन द पीरियड, आयनिक साइज दिया है मैंने,
एक डेटा दिया हुआ है। हाँ, जहां तक बढ़ेगा साइज बढ़ते जाएगा वही, तो उसने जिंक की बात नहीं की थी, बट कॉपर तक की बात की थी। कॉपर से जिंक में साइज बढ़ जाता है ना। हाँ, उसके बाद तो फिर जाना। एक इसका लास्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ वन। ये पांचों पॉइंट याद आना चाहिए तुम्हें, तब हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। द 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो सी एफ एस इधर क्या होता है, बढ़ता है, डेल्टा नॉट इंक्रीजेस, है ना। सो 4D 5D के लिए इवन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क एज वीक फील्ड लिगेंड। क्यों 45D में इतना बड़ा गैप है कि कोई भी ऊपर ही नहीं जाता, सब नीचे ही पेयर हो जाता है। उल्टा लिख दिया। और इवन वीक फील्ड लिगेंड भी जो होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा। ऐसा हो जाता है इसमें। तो ये सब मेनली क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो डी को वैकेंट करा देंगे। डेल्टा ज्यादा है तो क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा, सब नीचे पेयरिंग करते जाएंगे। तो 3D सीरीज 4D सीरीज में, हाँ, D2sp DSP2, D2sp3 ऐसे। मोस्टली 45D देखोगे तो हम लोग को 3D मेनली पढ़ना पड़ता है, बट 4D 5D वाले मेनली सब वही है, इनर फील्ड ऑर्बिटल वाले है। ओके। तो ये आ गया स्टेबिलिटी। हाँ, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट इसका यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, देख लो वो डायरेक्ट। तुम्हें ये याद करना होगा यूजेस कहाँ कहाँ पे है। पहला हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, अच्छा उसको लिख देता हूँ डिटेल। यूजेस ऑफ, हाँ बुकलेट 10 मिला मुझे, मैं भेजता हूँ तुम लोग को। उसमें तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। वो टॉपिक में बहुत सारे कलर और ये याद करना है, बहुत कम लोग याद कर पाएंगे, है ना। बट ट्राई करो, सबका कलर वगैरह याद करना, पूरा बुकलेट ही याद करना है। वो तुम्हारी लर्निंग है उसमें। तो बुकलेट 10 में ये सब दिया होगा कि, सबका कलर वगैरह FPCU CR ऐसे है। ये सब का कलर, ये सब क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है। कैसे होगा, जैसे कि अम, ऐसे तो पूरा है, बहुत ज्यादा है, ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस ही आ गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा बहुत सारे हैं यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाने के लिए। तो ये वहीं पे कवर करेंगे कैसे कैसे होता है। दूसरा कौन सा होता है इसका, मेटलर्जिकल यूज। मेटलर्जी, ये मेटलर्जी चैप्टर में जाएगा। उसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग बना के बाहर करते हैं, जैसे सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करना होगा, सिल्वर साइनाइड, तो उसको NaCN से ट्रीट करते हैं। तो वो पहले तो AgCN बनता है, बाद में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बन के क्या होगा, NaAgCN ट्वाइस ऐसे। तो ये यहाँ पे हम लोग सिल्वर को देखो कैसे कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकाल दिया ना। अब बाद में उसको क्या कर लेते हैं, जिंक डाल देते हैं, NaGCN ट्वाइस। तो सिल्वर का साइनाइड प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं भी याद है तो चलेगा। तो जिंक क्या करेगा इसको, फाइनली वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, खुद वहां पे आ जाएगा और क्या करेगा, सिल्वर को बाहर कर देगा। एजी इज प्रेसिपिटेटेड। तो जिंक सिल्वर को बाहर कर दे रहा है। गोल्ड का भी यही एक्सट्रैक्शन करते हैं साइनाइड प्रोसेस से। गोल्ड को भी साइनाइड प्रोसेस से क्या कर दोगे, ऑक्सीडाइज कर दो। तो बल्कि वो कॉम्प्लेक्स कर दो, तो सारा जितना भी सिल्वर और गोल्ड है,
साइनाइड बन के बाहर आ जाएगा। फिर उसको कुछ नहीं करना, जिंक डाल दो, जिंक वो सबको बाहर कर देगा। जैसे निकल का मॉन्स प्रोसेस है, तो निकल का बहुत इजी होता है, सीओ के साथ हिट कर दो 90 डिग्री पे, NiCO4 बन गया, वो बाहर आ गया निकल, ये वोलेटाइल है। क्लियर? अब इसको फिर से वापस एक बार बाहर आ गया, वेपर को कलेक्ट करके 180 पे हिट कर दो, निकल तुम्हें मिल गया। तो निकल का एक्सट्रैक्शन मॉन्स प्रोसेस से ही बहुत इजी है। तो ये सब सिंपली डायरेक्ट में जेई मेंस में पूछते रहते हैं मॉन्स प्रोसेस में क्या यूज होता है। तो निकल के साथ कॉपर यूज होता है, NiCO4 बनता है, हिट कर दो, कॉम्प्लेक्स वो क्या होगा, निकल अलग, सीओ अलग। सिल्वर, ये सिल्वर और गोल्ड कैसे निकालते हैं, तो ये साइनाइड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स बना के ले आते हैं, जिंक डाल दो, बाद में सिल्वर गोल्ड बाहर आ जाता है। ओके, क्लियर है और डाउट? फिर से बता दो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज था पीपल। तो जो डाउन वाले हैं वो कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब NiPD PT लोगे तो प्लेटिनम का कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ब्रेक नहीं होंगे, देन पैलेडियम, देन निकल। तो किसी भी डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। हाँ, कम्प्लेक्स आयन को भी ब्रेक कर सकते हो, दो तरह के होते हैं कम्प्लेक्स आयन, एक परफेक्ट होता है, एक इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इम्परफेक्ट तुरंत ब्रेक होते हैं। बट मोस्टली वो लोग स्टेबल ही रहते, मोस्टली ये जो सॉल्ट होते हैं ये सब स्टेबल होते हैं। DsP2 DTS, हाँ, FeCN6 और NiNS36, विच वन इज मोर स्टेबल प्रसन्ना? FeCN6 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि +2 और -1 चार्ज है, तो इसमें बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ होगा। दोनों पे चार्ज तो तुमने Fe2+ Ni2+ ही लिया, बट लिगेंड वाइज देख लो तो CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है देन NH3, तो स्ट्रॉन्गर बेस पड़ गया, इसलिए FeCN6 इज मोर स्टेबल देन NiNS36। कम्प्लेक्स आयन को भी ब्रेक कर सकते हैं इन स्मॉलर, हाँ ठीक है। 5D वगैरह में कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये याद रखना होगा। मोस्टली ये याद रखो कि 5D में डेल्टा बहुत ज्यादा रहेगा, तो मोस्टली उसके इनर फील्ड बनते हैं, बट अब कितना याद करोगे, सबको नहीं याद कर सकते, इसीलिए इसमें एक्सेप्शंस वगैरह है। बट बुकलेट के क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, मेनली 3D सीरीज का ही करना है। प्लैटिनम का दिखा ही था हम लोगों ने, हमेशा DsP2 बनाया। PT2+, वो कितना बनाता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और हमेशा DsP2 स्क्वायर प्लेनर, तभी तो सिस ट्रांस दिखाया ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब वो आ जाता था, PT4+ बनाता था। तो ये सब चीजें फिर लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस भी आ गया। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हो गया, बायोलॉजिकल में ये डायरेक्ट आता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के इनसाइड कौन सा मेटल होता है, डायरेक्ट सिंपल ऑब्जेक्टिव। या मैच द फॉलोइंग, हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम होता है कि कोबाल्ट होता है कि क्या होता है, तो सबको मालूम है आयरन होता है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, वो जो ब्लड में रहता है ना। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टिश्यू तक। वही कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग से, कैसे वो अभी देखेंगे हम लोग बैक बॉन्डिंग। तो वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होता, तो उतना ही हीमोग्लोबिन बेकार हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता बॉडी को। ओके, तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वगैरह तो उतना जरूरत नहीं है, बट क्लोरोफिल के बीच में क्या होता है, क्लोरोफिल किस लिए यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है ना। तो इसमें Mg2+ होता है, वो ग्रीन प्लांट में होता है, वो फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है ना। तो CO2 और H2O दोगे तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ये बनाता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, Mg होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल वगैरह देखोगे तो मिल जाएगा, बट याद नहीं करना है, उसमें Mg बीच में होगा, चारों से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये दोनों याद करोगे। फिर विटामिन B12, ये भी एक पूछता है, तो विटामिन B12 में क्या हो जाएगा, विटामिन B12 अक्सर लोग देते रहते हैं, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है, CO, है ना। Mg तो 2+ स्टेट होगा, यही होगा। आयरन का भी +2 रहता है, Fe कम्प्लेक्स में भी Fe2+, Mg2+। बट यहाँ पे जो होगा ना B12 में, कोबाल्ट CO+1 में रहता है।
मेनली कहाँ पे मिलता है? मिल्क, एग, चीज, मीट, ये सब में तुम्हारा B12 मिल जाता है। तो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए अपने B12। उसके बाद है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल फील्ड में क्या हो जाता है? द एक प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स होता है सिस प्लैटिन, उसका सिस फॉर्म लेना, वो एंटी ट्यूमर एजेंट है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो पूछता है कि कैंसर में कौन सा यूज होगा? सिस प्लैटिन। सिस प्लैटिन। ये क्या होता है? सिस PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, ऐसा एंटी ट्यूमर एजेंट। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जाएगा। तो सिस्प्लेटिन कहाँ यूज होता है वो डायरेक्ट बताता है। ओके। अब कैल्शियम, EDTA। EDTA जो हो जाता है, ये लेड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में जाता है। वो EDTA क्या करेगा ना, लेड के साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के स्टेबल कर देगा, तो फिर वो बड़ा सा मॉलिक्यूल हो गया, तो फिर वो बाहर आ जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया? इतना कोई डाउट तो नहीं था? दो तीन डाउट भी कर सकते हैं। ये सब जेडीली में, हाँ जेडीली में सब रहेगा। जेडीली में बहुत डिटेल है, अपने बुकलेट में काफी है, अपने बुकलेट को भी कर लो तो हो जाएगा। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स किया था, जिसमें मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक के साथ होगा, यही होगा ना? मतलब कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, यही होगा ना? जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो क्या है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ही तो है, RMGX। इसमें मेटल के साथ इसका बॉन्ड है ना, ऑर्गेनिक के साथ मेटल का, ऑर्गेनिक के साथ मेटल का बॉन्ड। और क्या था? टेट्राइथाइल लेड, PbC2H44, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये होगा डाइबेंजीन क्रोमियम, Cr C6H6 ट्वाइस। तो ऑर्गेनिक के साथ मेटल का बॉन्ड है ना, तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अलावा मेटल तुम्हारा कोई जोरी नहीं कि यही सब रहे, है ना? आयरन भी था, FeC5H5 ट्वाइस, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब चलेंगे। ये सबको भी हम लोग क्लासिफाई कर देंगे इसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। जबकि ये सब तो तुम्हारा मेटलॉइड साइड आ गया ना, फिर भी इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक मान के चलेंगे। अब इसमें तीन पार्ट हो गया। पहला हो गया सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो। और दूसरा हो गया पाई बॉन्डेड, मतलब पाई क्लाउड ने इसको डोनेट किया है, वो बताने पे क्लियर जाएगा, है ना? जिसमें दोनों हो, बोथ सिग्मा एंड पाई। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, बोथ सिग्मा एंड पाई। तो वो कौन कौन सा है देखो। अब सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस की बात करें हम लोग। पहला हो गया सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, इसमें क्या क्या होगा? पहला हो गया जैसे कि RMGX ले लो, या R2ZN ले लो, तो इसमें बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा ना, RMGX। ये सब आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत सिग्निफिकेंट है, ये है ना?
तो ये फ्रैंकलैंड और ये सब जो भी दिया हुआ है, जैसे और एग्जांपल क्या ले सकते हो, R2 दिया, RMGX दिया, CH3 4 के साथ SN ले लो, लेड के साथ C2H5 ले लो, तो सारे में ये सिग्मा बॉन्ड ही दिखेगा। Al2CH3 6 ले लो, तो ये स्ट्रक्चर शायद भूल गए हो, तो ये क्या होगा, AlCH3CH3, बीच में एक CH3 है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। CH3 के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था ना, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड थे, सिमिलर टू डाइपोल है। हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब दूसरे की हम लोग बात करें, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, या रिंग हो, अदर कोई रिंग हो, ये सब है ना, इसमें पाई क्लाउड्स होते हैं। तो पाई क्लाउड्स इसको डोनेट कर सकते हैं, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट नेम आने वाले हैं, जीस सॉल्ट, फेरोसिन, डाइबेंजीन क्रोमियम, ये बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो जेडीली में RCUCl, ठीक है। सब ब्रिज कॉम्प्लेक्स में ही, हाँ सब में वही होंगे, सारे में नहीं होंगे, जिसमें 2 लोन पेयर होंगे तो दोनों डोनेट करेंगे ना, इसे OH- ले लो, OH- के पास तो 2 लोन पेयर है ना, तो दोनों साइड डोनेट कर देगा। जिसके पास नहीं है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे H2O रहता है, तो H2O एक ही लोन पेयर था, OH- था, तो नहीं, H2O में भी 2 लोन पेयर था, बट दोनों डोनेट नहीं करता, बट OH- में तो दोनों डोनेट कर सकता था ना, निगेटिव चार्ज है, एक बॉन्ड तो बनाने ही वाला था वो, प्लस एक लोन पेयर भी था उसके पास। बट H2O रहेगा तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकता था, और OH- कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता था वो। तो CH3 का सोचो, उसको तो एक ही बॉन्ड बनाना था ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता था, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। अब Al की जगह Cl ले लो, तो वो क्यों ऐसा करता, फिर Al के साथ Cl होगा, यहाँ पे L होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देता फिर। L के साथ OH- होता तो क्या होता, OH पर माइनस आ जाए ना, तो एक तो OH हो गया, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा ऐसे। ओके, तो NH3H2 हो रहा है, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर चला जाता है। तो पाई बॉन्डेड में क्या हो गया, 3 इंपॉर्टेंट नेम हम लोग लेंगे अभी। पहला, जी सॉल्ट, वो जी सॉल्ट मतलब जीज ने बहुत 100 ईयर्स बिफोर एक सॉल्ट प्रिपेयर किया था, है ना। वो कैसा स्ट्रक्चर, ये देखो, उसने बनाया था KPtCl3, ये पे तो जगह ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे जाओ। KPtCl3 एटा, जो इफिशियंसी के लिए यूज करते हो, C2H4 ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो एटा मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर बाउंडेड टू द मेटल, उसको एटा करके बोलेंगे। तो यहाँ 2 कार्बन एटम इससे बाउंड होंगे, कहीं पे 6 भी हो सकते हैं, कहीं पे और कुछ और भी आ सकता है, तो वो देखते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाँ, तो ये क्या होगा, Pt के साथ Cl, ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C के साथ H2, तो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट किया ऐसे, तो ये पाइप बाउंडेड क्लाउड हुआ ना। हाँ, तो ये पाई क्लाउड हो गया, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं जी सॉल्ट।
ठीक है, यहाँ पे K प्लस होगा, वो बाहर हो गया, और ये सब पार्ट PT पे +2 था, और इस तरह से, राइट। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद कर लेना, जी सॉल्ट क्या है, फेरोसिन। ये तीनों एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। तो फेरोसिन इज व्हाट, Fe(C6H6 ट्वाइस डाइबेंजीन क्रोमियम, यही है ना। इसको ट्रूली लिखना होगा तो Fe, तो कितने कार्बन बॉन्डेड हो रहा है, एटा पे कितना होगा, डाइबेंजीन क्रोमियम C5H5 बोला था, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताया था। इसमें 5 कार्बन है, और ये C5H5 है, C5H5 ये ट्वाइस था। तो इसका मैंने ऐसे बताया था, ये सैंडविच स्ट्रक्चर ऐसा था ना, ये था। तो इसको कैसे दिखाओगे, ये साइक्लिक में से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है तुम्हें, कार्बन कितने हैं वो बाउंडेड हो रहे वो देखना है। तो कार्बन बाउंडेड तो 5 ही होंगे ना, ऐसे एक रिंग बनेगा, इसका साइक्लिक क्लाउड बनेगा ऐसे, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक साइक्लिक क्लाउड होगा, या बीच में क्या होगा, Fe होगा, फिर इधर एक साइक्लिक क्लाउड होगा। 2 ब्रेड कट कर लो, और पेंटागन शेप में उस बीच में आयरन को पुट कर दो। इंडक्टर ब्रेड, हाँ, ये हो जाएगा C5H5 ट्वाइस, और कितने कार्बन इसमें तुम्हारे आगे इस तरह से अटैच हो रहा है ना। हाँ, तो ये 5 कार्बन का रिंग है ऐसे। यहाँ भी क्या हो गया, 5 कार्बन का ऐसे रिंग हो गया। तो ऐसा एटा 5 क्यों किया, 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन, और ऐसा ट्वाइस है। तो ये फेरोसिन हो गया। तो फेरोसिन याद कर लेना कैसा हो जाता है, FeC5H5 ट्वाइस। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना बताया था, कैसा हो गया था, Fe2 प्लस, और ये C5H5 माइनस। पावर नहीं, इतनी गर्मी लग रही है कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ये कितना हो गया, 26 - 2 24, हाँ, +6 × 2 36, ये होगा ना। अब डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम में क्या हो गया, Cr यहाँ से होगा, इससे इसके साथ अटैच होगा, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया था ऐसे। तो इसको लिखोगे कैसे, Cr एटा 6 C6H6 ट्वाइस ऐसे। तो एटा क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम बाउंडेड टू द मेटल, यही हुआ ना। देख लो ये तीनों एग्जांपल दिया हुआ, फेरोसिन, डाइबेंजीन, Fe एटा 5 C5H5, C2H5 लिखा हुआ क्या, वो C5H5 है। हाँ, स्ट्रक्चर तो सही बना हुआ है, C5H5 ट्वाइस, ट्वाइस होगा वहां पे, है ना। उसके नीचे क्या है, डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम एटा 6 C6H6 ट्वाइस, हाँ वो ठीक है। हाँ, अब सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डेड या सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की बात करें। सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसमें क्या होगा, सिग्मा एंड पाई दोनों होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड दोनों रहेगा। अब देखो, उसने आगे बताया कि होगा क्या, जैसे मेटल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला, है ना। इसमें क्या होगा, जैसे मेटल आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये इसको सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा।
बट मेटल के पास क्या होता है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, है ना। इसके पास मतलब एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। इसको थोड़ा और क्लियर दिखाता हूँ। ये मेटल हो गया, मान लो मेटल ऐसे हो गया, ये प्लस था ये माइनस था, ये हाइब्रिडाइज वाले हैं जो आ रहे हैं। अब सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ले लो, है ना। अब इसके साथ जो प्लस साइन है वो ऐसे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट किया, साइन है ये सब, सिर्फ और कोई मतलब नहीं, लोन पे जाकर डोनेट किया। हाँ, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। अब ये कैसा बन जाएगा बॉन्ड बन के, ये मेटल हो गया, यहाँ पे ये लॉब छोटा सा पड़ गया, यहाँ एक बड़ी सी बॉन्डिंग हो गई दोनों के बीच में, यहाँ सी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड ओ हो गया। यही है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पहला तो सिग्मा बॉन्ड बना, अब फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये किसके बीच में होगा, ये बिटवीन filled orbital of what, of metal and vacant anti-bonding pi star orbital of carbon। और कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम्हें याद होगा कि जब उन्होंने बनाया था तो 2p इस तरह से लिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो यहाँ पे क्या था, ये किसको फॉलो करेगा, 6 + 8 14 है, तो नाइट्रोजन वाले, तो पाई नीचे होगा, सिग्मा यहाँ पर आएगा, देन पाई स्टार यहाँ पे जाएगा, देन सिग्मा स्टार यहाँ पे जाएगा। तो टोटल कितना लेना था, 2p2 2p4 6 ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया था, 6 - 0/2 3। बट ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाले वैकेंट ही है ना। हाँ, तो जो एंटी बॉन्डिंग वाले वैकेंट होंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम होगा ना। तो सीओ बॉन्ड वीक पड़ता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सीओ बॉन्ड का क्या होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक पड़ेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हाँ, तो ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एबीएमओ में, राइट। एबीएमओ का शेप याद होगा, कैसे किया था, ये बनाया था ना, ये जैसे ये दो ऑर्बिटल आके ऐसे ओवरलैप कर गए तो दो होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव और हाँ डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, राइट, वो बटरफ्लाई टाइप का कुछ दिखता था, इधर से इधर तक बीच में ये इलेक्ट्रॉन बीच से गायब कर दो यहाँ से, जो बचेगा बाहर और इधर बचेगा, तो एक इधर बचेगा क्लाउड, इधर बचेगा, इधर बचेगा, इधर बचेगा। इसी को पाई स्टार बोला था हम लोगों ने, याद आ गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा था। अभी भी यही होगा, यहाँ मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल है, तो फील्ड ऑर्बिटल कौन सा फील्ड है, डी है, तो उसने जो दिखा दिया वो पी ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, पी नहीं उसको मान के चलो ऐसे डी है। डी में 4 ऑर्बिटल होंगे, ये लगातार प्लस माइनस ऐसे होते जाता है नोडल प्लेन से। अब यहाँ पे सीओ में चले जाओगे तो ये तो पहले से बॉन्डेड था ही, यहाँ से एक बॉन्डेड तो था ही पहले से, अब क्या हो गया, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग में कैसे बताया था हम लोगों ने, यहाँ पे सीओ हो गया, तो प्लस माइनस, इसको माइनस प्लस, ये दोनों इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग में आया ना, ओवरलैप करेंगे मतलब ये तो वैकेंट है, ये इसके पास गया, ये क्या था, वैकेंट था ना, वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये फील्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा ना ऐसे। हाँ, तो इसमें क्या होगा, पाई ओवरलैप आ गया, हाँ, तो bonding pi orbital electrons are donated to the empty orbital of the metal atom, and at the same time back bonding occurs from the filled orbital of the metal atom to the anti bonding pi orbital of the olefins। ये स्टेटमेंट है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, ये सिग्मा बनाया था, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या हुआ एक्चुअली, सीओ ने पहले सिग्मा बॉन्ड से डोनेट किया और पाई से एक्सेप्ट कर लिया क्लाउड ऐसे, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया।
क्लियर हुआ ना? सिग्मा से डोनेट किया, पाई से एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, किसमें मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड सबसे वीक होगा? मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड किसमें वीक होगा? जिसमें मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पा रहा है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसका क्वेश्चन देख के बताता हूँ। एक और नोट्स मैं भेज रहा हूँ तुम लोग को, वीके जय सर का, वीके जायसवाल है ना, जिनकी बुक है, उससे थोड़ा मिक्स करके एक और नोट्स बना लेना इसमें, है ना। उसमें क्या आ जाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट का बताया अभी कि एम क्या हो रहा है, ऐसे, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है ऐसे, ये ऐसे डोनेट किया इसने, और इधर सिग्मा से डोनेट किया इसने, सिग्मा डोनेशन और पाई एक्सेप्टेंस। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या हो गया, ये तक क्लियर हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, 3। बॉन्ड लेंथ कितना आता है, बॉन्ड लेंथ का एक डेटा है, वो हर जगह यूज होता है, 1.128 एंगस्ट्रम। बट मेटल कार्बोनिल में क्या हो जाएगा, ये मेटल तो इसको डोनेट करके एंटी बॉन्डिंग में इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड वीक पड़ गया तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, 1.128 एंगस्ट्रम। क्लियर हुआ? तो ये हर जगह नहीं, जहां मेटल होगा, तो अब जैसे BF3 है, BF3 और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे डोनर ओनली, एक्सेप्टर नहीं है ये। उसके लिए बोरॉन पास इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, बोरॉन पास इलेक्ट्रॉन कहाँ के डोनेट करेगा, वहां पे एक्सेप्टर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ डोनर होगा वो। और बाकी सब में जैसे जिस सॉल्ट वगैरह में ले लोगे तो एक्सेप्ट भी करेगा, जैसे पीटी के साथ Cl है, Cl-, 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 बट यहाँ पे जाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो सिग्मा से डोनेट करेगा, बट इसके पास एंटी बॉन्डिंग भी तो है, तो एंटी बॉन्डिंग से वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, पाई एक्सेप्टर। तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग है उसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक और दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा गया है कि कितना है, तो 2 बनेगा, एक CH2 में तो था ही, और एक इधर भी आएगा, PT और CH2 में भी आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको, इतना जो बताया। सिनर्जिक बॉन्डिंग अभी क्लियर हुआ कि एंटी बॉन्डिंग में जिस मेटल के पास लोन पेयर होंगे बॉन्डेड, उसके पास D ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होते ही है, वो डोनेट भी करेगा वो 5 स्टार को। हाँ, और जितना ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा उतना क्या होगा, हाँ, जितना एक्सेप्ट करते जाएगा ना उतना उसका बॉन्ड वीक पड़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, हर बार आते रहता है ना। तो तुम्हें बताना है CrCO6 MnCO6 V के साथ CO6, इस पे चार्ज आएगा माइनस, और Mn के साथ क्या चार्ज दिखाया था,
एम एन +1 था, ओके +1, और सी आर के साथ चार्ज 0 दिखाया हुआ है, ठीक है, और एफ पी के साथ 2+ चार्ज दिखाया हुआ है, एफ पी CO6 2+। तो तुम्हें सीओ बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा? ऑर्डर बताओ, ABCD, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड किस में ज्यादा होगा? और जो जितना ज्यादा डोनेट कर दे स्ट्रांगली, उसका बॉन्ड उतना वीक पड़ जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा जिसमें डोनेशन सबसे वीक मिला? हाँ राइट, Fe2+ वाला 2+ चार्ज है ना? सो मोर द पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? लेस द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम होगा। तो Fe2+ बहुत कम डोनेट करेगा तो इसका बॉन्ड सबसे कम वीक पड़ेगा। तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट किसका होगा? डी का। मतलब ये जल्दी डोनेट ही नहीं किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज इट इज स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ। डी के बाद कौन सा बताया तुमने? बी। इसमें +2 चार्ज था, यहाँ +1 था। फिर न्यूट्रल वाला हो गया ए। और वेनेडियम पे क्या है? एक -1 चार्ज है, तो बहुत ज्यादा डोनेट करेगा ना। या सीओ बॉन्ड लेंथ पूछ लेता तो उल्टा बताओगे ना, जिसको ज्यादा डोनेशन मिल गया वो वीक बॉन्ड हो गया, वीक बॉन्ड हो गया तो स्प्रेड हो जाएगा। हाँ तो स्प्रेड हो गया तो क्या हो गया? ये सी वाला पार्ट था वेनेडियम वाला। तो बॉन्ड लेंथ सी का ग्रेटर होगा देन ए देन बी देन डी। तो देख लेना, बॉन्ड लेंथ पूछा कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ। एक और क्वेश्चन आता है जो लर्निंग है, सीओ का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.128 एंगस्ट्रॉम। कब आइसोलेटेड? तो मेटल कार्बोनिल में कितना होगा? 1.128, 1.115, 1.151, 1.751। तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। 1.128 होता है ना? जिसका 1.151 आएगा। ओके, तो इसका जो आंसर आता है ये आएगा 1.15। ये याद करना होगा तुम्हें, ये लर्निंग है। अब कितना कम कितना जा रहा है डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? तो चेंज कहाँ पे ऑकर हुआ? चेंज ऑकर्स एट, ओके, चेंज ऑकर्स इन सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। हाँ सेकंड प्लेस क्या था? 1.12 है ना, तो इसका जो चेंज होगा ये 2 के जगह 5।
यहाँ पे आएगा, ये बस चेंज होगा, 1.1 तक रहेगा और ये यहाँ पर आएगा। हाँ, क्या लिख लो, गूगल पे 1.8 दिया हुआ है, नहीं गूगल पे नहीं आएगा, यही आएगा। ये क्वेश्चन आते रहता है, 1.15 ही होता होगा। एक 1.115 भी देते हैं, तो वो नहीं, सेकंड पॉइंट पे चेंज होगा, 1.15 वो याद कर लेना। ओके, बुकलेट, अच्छा बुकलेट में दिया है ना 1.15 है ना, हाँ यही होगा, यही डेटा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लर्न कर लेना। मतलब चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ वो मैटर है ना, तो उसको तो बता नहीं सकते, ये लर्निंग ही होगा ना। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो इसका एक पॉइंट होता है कि एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस होता है, एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग, या इसी को क्या बोला हम लोगों ने, सिनर्जिक बॉन्डिंग है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे VCO जो होता है 1/2πc √/k/μ ऐसा आता है। ये है वेव नंबर, न्यू बार है ये वेव नंबर। अब इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अभी आउट ऑफ सिलेबस है ना, बट कहीं कहीं पे ये फिटजी वगैरह में देते हैं। हाँ, ये क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो कई बुक में कवर नहीं है ये, जेडीली में भी नहीं है, बट कहीं से ये लोग एक टर्म ढूंढ के ले आए हैं, देते रहते हैं अभी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसे अवॉइड कर सकते हो है ना, ऑफ सीओ लिगेंड, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच सीओ लिगेंड। कितना एनर्जी चाहिए सीओ लिगेंड को स्ट्रेच करने के लिए। अब सी क्या हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, के क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है वो ऑफ सीओ लिगेंड, और म्यू जो होता है रिड्यूस्ड मास, म्यू रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट है, रिड्यूस्ड मास ऑफ सीओ लिगेंड। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा VCO, इट इज प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड ऑर्डर, या CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। तो CO बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसको स्ट्रेच करने के लिए उतना हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो डायरेक्टली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहे मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है और कुछ नहीं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात किया जाए तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा वही होगा ना जो पहले वाला ऑर्डर था। तो सिंपली ये एक टर्म कभी पूछ दिया तो याद रखो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको अभी। CO को स्ट्रेच करने के लिए कितना चाहिए, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसको स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तुम्हें। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। ओके, ये नोट्स भी मैं भेज देता हूँ।
अब एक क्वेश्चन आता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताना है अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड C2H4, C2F4 और एक ले लो सिस प्लेटिंग KPtCl3 eta2C2H4 ऐसे। जी सॉल्ट जो था, इसका क्या होगा? ऑर्डर बता सकते हो किसका होगा? ABC, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। हाँ करेक्ट है मेरा। नहीं, थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। अनुराग, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। बी हाईएस्ट होगा क्या? ये दोनों में डबल बॉन्ड है। और इसमें कितना होगा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 2। तो हाईएस्ट तो दिस सॉल्ट ही होगा। और ये दोनों में कैसे करोगे फिर? बेंट्स रूल। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पी कैरेक्टर ज्यादा दिया उसने। एस कैरेक्टर बीच में आ गया ना, एस कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटा पड़ गया। C2F4 ग्रेटर देन C2H4। सी डबल बॉन्ड के साथ ये एफ लोगे। यहाँ क्या हो गया? मोर पी कैरेक्टर ना, यहाँ मोर एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ छोटा होता है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? एसपी ग्रेटर, एसपी से ज्यादा sp2 देन sp3 ऐसा होता है ना। C2F4 देन C2H4 देन दिस। ये क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट में देखो, ये पार्ट कर दिया, सीआर वाला भी कर दिया तुम्हें। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर में रेडियम वाला बता दिया, एमएन का कर दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर का एक कंसेप्ट था ना कि बेंट्स रूल क्या था, जिसके पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके वो पी कैरेक्टर ज्यादा देता है। तो कार्बन दोनों कहने को तो sp2 है, बट यहाँ पे पी कैरेक्टर फ्लोरीन को ज्यादा मिल गया, तो फ्लोरीन की ओर पी ज्यादा मिल गया तो एस कम मिलेगा। तो उसका उल्टा सी डबल बॉन्ड सी में होगा, वहां पे एस ज्यादा आ गया। मैंने स्प्राइट पेप्सी लेके बताया था कि फ्लोरीन ज्यादा पेप्सी पी गया, उसको स्प्राइट का मिला। तो सी डबल बॉन्ड सी में स्प्राइट ज्यादा चला गया, पेप्सी कम चली। ऐसा ही होगा ना? हाँ ओके। तो एक और क्वेश्चन कर ले, रिड्यूसिंग एजेंट वाला भी कहीं कहीं अब क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। मेटल कार्बनिक कॉम्प्लेक्स में जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल लेस देन और मोर देन द नियरेस्ट नोबल गैस होगा, तो उसके पास एक टेंडेंसी होगी टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना, बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पूछता है कि MnCO6 ये क्या वर्क करेगा? MnCO6 कितना है इसका? 25, न्यूट्रल है ना, +12 37। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा ये MnCO6 प्लस। तो इसका कितना आ जाएगा अभी? 36 ना। दिस वर्क्स एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखना कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा। जैसे VCO6 है, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, En 23 + 12 35। तो नियरेस्ट जाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिससे VCO6 -1 चार्ज आ जाए। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। उसी तरह ये पाई क्लाउड वाला था Fe2+, ये तो बता दिया था। खैर हाँ, एक और चीज कर सकते हो इसमें, ये सिग्मा डोनेट करेगा और पाई एक्सेप्ट करेगा, यही होगा ना। इसने सिग्मा डोनेट किया और पाई से एक्सेप्ट किया। सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। पाई तो सबके पास पड़ा रहेगा, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वैकेंट होंगे ही होंगे, है ना। उल्टा कर दिया, सिग्मा इसने डोनेट किया और पाई इससे एक्सेप्ट किया। डाइबेंजीन क्रोमियम है, चाहे ये हो, जो भी होगा। ओके, इन पाई complexes when more than one pi electron pairs are involved in coordination metal, its coordination number is NO+, मतलब वहां पे वो NO+ हो जाएगा जब भी मोर देन वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। when more than one pi electron pairs are involved in coordination, ठीक है, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर वो NO+ हो जाता है। तो NO+ क्या हो जाता है, जैसे कि ये NO है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2.5। जब ये बन गया NO+, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। यही है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2.5 होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर टू द मेटल। और ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है मेटल NO+ पे। अब देखो इसका एग्जांपल, CrCO6, इसका En जो होगा वो होगा 24 + 12 36। अब यहाँ पे -3C हो गया। हाँ, ये क्या कर रहे थे हम लोग, CrCO6। सोचो यहाँ 6 मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, दो, यहाँ पे 3 CO हटता है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हट गया है, उसके जगह 2 NO आ जाए ना, तो ये बैलेंस हो जाता है।
इसका मतलब कि NO कितना बॉन्ड डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। CrCO3 थ्राइस, NO ट्वाइस, इससे बैलेंस हो गया क्रोमियम का। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब कैलकुलेट करना पड़ा हम लोग को, तो ये मान लिया गया कि 3 कोबाल्ट की जगह 2 NO काफी है। तो वो हो गया 24 क्रोमियम का, प्लस 2 इंटू 3 इसका, प्लस वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इंटू 2, तभी वो 36 हुआ है। अब इसको और NO ऐड किया गया तो 3 CO हटा, फिर से 2 NO आके काम चल गया। मतलब CrNO4 आर एक्चुअली, ये सब केसेज में क्या हो रहे हैं, नाइट्रोसिल को जो कंपाउंड होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहे हैं, नाइट्रोसिल कंपाउंड्स। ओके, तो ये सब थोड़ा एक्सेप्शनल केसेज हैं जो अभी तक स्टडी चल रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर रहा है। FeCO5 है, इसमें भी वही होता है, 3 CO हटता है, उसके जगह 2 NO काफी होता है कि उसको बैलेंस कर दे। स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इस पे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं दिखते, बट ये मालूम होना चाहिए तुम्हें कि ऐसा भी कुछ कंसेप्ट है। हाँ, अब पॉलीमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड ले लें हम लोग। पॉलीमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो इसमें क्या होगा, Mn2CO10 है। अब इसमें Mn के साथ जो CO हो गया ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ बीच में Mn आता है, यहाँ CO ऐसे आता है, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड आ जाता है Mn और Mn के बीच में। और यही चीज इसका En निकाला था हम लोगों ने, इसका En बताया था कैसे निकालना था, 2 × 25 प्लस 10 × 2 प्लस एक डेल्टा बॉन्ड है जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन है, बाई 2, ये 36 आ गया था। ओके, हाँ, अब Fe2CO9 की बात करें हम लोग, या CO2CO8 की, हाँ तो वो देखो, Fe2CO9, तो इसमें क्या होगा, Fe के साथ CO, यहाँ पे CO आ जाता है, यहाँ पे Fe आ जाता है ऐसे, राइट। फिर से यहाँ CO आएगा, यहाँ पे CO आएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड आता है डेल्टा बॉन्ड, और ये CO ऐसे आते जाएगा, Fe2CO9। उसी तरह आ जाता है CO2CO8, यहाँ CO हो गया, इसके बीच में CO एक डेल्टा बॉन्ड है, और 4 यहाँ पे ऐसे CO दिखा दो, 1 2 3 4, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये कोबाल्ट था, तो वो छोटा है इसमें, और ये सब में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा होगा। तो अब इसी की हम लोग बात करें, सॉलिड फेज में क्या हो जाता है, ये सॉलिड फेज तो बॉन्ड स्ट्रांग पड़ेगा। सॉलिड फेज में बॉन्ड स्ट्रांग जब करना होगा तो वो ऐसा होगा, CO के साथ CO, और इसके बीच में C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO, CO ऐसे बनेगा। ये सब नोट्स से मैं भेजता हूँ तुम लोग को, है ना। अब हाँ, और सही।